दोस्तों, सोचो एक ऐसी जंग जिसमें एक छोटा देश एक महान शक्ति से टकरा गया। सवाल यह है कि एक छोटा देश फिनलैंड जिसमें सिर्फ 3 लाख सोल्जर्स थे, वो कैसे 10 लाख स्ट्रॉन्ग सोवियत आर्मी से सामना कर पाया। क्या था व्हाइट डेथ, और इस युद्ध में किस ब्रिटिश एक्टर ने भाग लिया था, और क्या स्टालिन की ये लड़ाई उसके खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसी थी, और वर्ल्ड वॉर 2 पे क्या इफेक्ट पड़ा। जानेंगे इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में। 309 तक फिनलैंड स्वीडन का पार्ट था, पर रसिया ने उसे अपनी टेरिटरी बना लिया और रसिया ने फिनलैंड को ग्रांड डची ऑफ फिनलैंड का स्टेटस दिया। मतलब फिनलैंड को कुछ ऑटोनॉमी मिली, लेकिन वो टेक्निकली रसिया के अंडर ही था। फिनलैंड को अपनी लैंग्वेज, कल्चर और लॉज बनाने की फ्रीडम थी, लेकिन रसिया ने कभी कभी इस ऑटोनॉमी को रिस्ट्रिक्ट भी किया। 100 साल तक फिनलैंड रसिया के अंडर रहा, लेकिन जब 1970 में वर्ल्ड वॉर 1 के पीरियड में रशियन रिवोल्यूशन हुआ और उसी टाइम पीरियड में फिनलैंड ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया। अब ये आजादी सोवियत यूनियन ने एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन सोवियत यूनियन को हजम नहीं हो रही थी। और जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ, स्टालिन को डर था कि जर्मनी कभी भी रसिया पर अटैक कर सकता है। इवन रसिया और जर्मनी के बीच शांति समझौता था, जिसे मोलोटोव-रिबेनट्रॉप पैक्ट के रूप में डॉक्यूमेंट किया जाता है। फिर भी स्टालिन सोचता था कि जर्मनी फिनलैंड के रास्ते बड़ी आसानी से लेनिनग्राड तक पहुंचकर अटैक कर सकता है। लेनिनग्राड, जिसे हम आज सेंट पीटर्सबर्ग कहते हैं। और स्टालिन की इस सोच के पीछे की वजह थी लेनिनग्राड, जो जस्ट फिनलैंड बॉर्डर से 20 से 30 माइल दूरी पर था। इसलिए उन्होंने फिनलैंड से नेगोशिएट करना शुरू किया, जो 5 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक चला। रशियन की डिमांड था कि कैरलन इस्थमस, गल्फ ऑफ फिनलैंड के आइलैंड रसिया के अंडर में दिए जाएं और एक सोवियत मिलिट्री बेस हैंको पेनिनसुला में बनाने दिया जाए, जो 30 साल के लीज पे होगा। लेकिन फिनलैंड एग्री नहीं हुआ और ये सारे नेगोशिएशंस मॉस्को में किए जाते थे। जब 13 नवंबर को फिनलैंड की नेगोशिएशन टीम फिनलैंड से लौटी, इस उम्मीद में कि नेगोशिएशन कंटिन्यू रहेगा, तो उधर रसियन फिनलैंड पे अटैक का प्लान बनाने लगा। फिर 26 नवंबर 1939 को सोवियत बॉर्डर के पास मैनिला विलेज में एक गोलीबारी हुई, जिसमें 4 सोवियत सोल्जर्स मारे गए और 9 घायल हो गए। सोवियत यूनियन ने इसका आरोप फिनलैंड पर लगाया और डिमांड की कि फिनिश आर्मी 20 से 25 किलोमीटर पीछे हट जाए। लेकिन बाद में पता चला कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, यानी सोवियत यूनियन ने खुद ही अटैक कराया ताकि फिनलैंड पर युद्ध छेड़ने का बहाना मिले। फिनलैंड ने अटैक की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया और ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन की मांग की, लेकिन सोवियत यूनियन ने 28 नवंबर को डिप्लोमेटिक टाइज तोड़ दिए और नॉन एग्रेशन पैक्ट कैंसिल कर दिया, जिसे फिनलैंड और रसिया के बीच 14 अक्टूबर 1920 में साइन किया गया था, और इस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ टार्टू। फिर 30 नवंबर 1939 को सोवियत यूनियन ने फिनलैंड पर अटैक कर दिया, जिसे विंटर वॉर के नाम से जाना गया। मैनिला इंसिडेंट सिर्फ एक प्लान्ड एक्सक्यूज था स्टालिन एंड मोलोटोव का, ताकि वो फिनलैंड से वार शुरू कर सके और वर्ल्ड की नजर में वार स्टार्ट करने का दोषी भी फिनलैंड को ठहराया जाए। 30 नवंबर 1939 की सुबह सोवियत बॉम्बर्स ने फिनलैंड के शहर हेलेंस्की पे बम्बार्डिंग शुरू कर दी और वार स्टार्ट किया। लेकिन विंटर वॉर शुरू होने से पहले सोवियत लीडरशिप को पूरा भरोसा था कि वो कुछ ही हफ्तों में फिनलैंड को हरा देंगे। उनका ये विश्वास इस वजह से था क्योंकि सोवियत आर्मी ने ईस्टर्न पोलैंड को इजीली कैप्चर कर लिया था, जिसमें सिर्फ 4000 से कम कैजुअलिटीज हुई थी। स्टालिन को भी लगा कि फिनलैंड पर अटैक एक क्विक विक्ट्री होगा। हेनरी जांडो और क्लीमेंट वोरोसिलोव जैसे राजनेता और मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट भी कुछ इस सोच को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन कुछ जनरल्स इसके अगेंस्ट भी थे। सोवियत आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ बोरिस शापिन्स्कोव ने सजेस्ट किया कि सिर्फ कैरलन इस्थमस से एक नैरो फ्रंट अटैक किया जाए ताकि अटैक कंट्रोल में रहे। उनका कहना था कि पहले आर्मी को प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना जरूरी है, फायर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो, लॉजिस्टिक रेडी हो और बेस्ट ट्रूप्स डिप्लॉय किए जाए। दूसरी तरफ किरिल मारिस्को ने वार्निंग दी थी कि फिनलैंड का टेरेन बहुत टफ है, वहाँ लेक्स, रिवर्स, स्वैम्प्स और घने जंगल हैं, जो रेड आर्मी की मूवमेंट को मुश्किल बना देंगे। फिर भी मारिस्को ने अपनी ट्रूप्स की डिप्लॉयमेंट में कोई बड़ा चेंज नहीं किया। उल्टा पब्लिकली उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये वार सिर्फ 2 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। उधर फिनलैंड अपनी कंडीशंस भी समझ रहे थे, वो सोवियत यूनियन को नहीं हरा पाएंगे और न ही रोक पाएंगे, लेकिन वो वार के लिए तैयारी कर रहे थे कार्ल गुस्ताफ इमिल मैनरहीम के कमांड में, जो कि काफी अच्छा परफॉर्म किए थे रिसेंटली फिनलैंड सिविल वार में।
और जो आगे जाकर फिनलैंड के 6th प्रेसिडेंट भी बने। कमांडर जो जानते थे कि कैरोलिन इस्थमस का टफ टेरेन गुरिल्ला वॉरफेयर अलाउ नहीं करता, इसलिए फिनलैंड ने मैनरहीम लाइन को स्ट्रॉन्ग किया, जो मोस्टली 1920 और 1930 में बनाए गए थे। और कुछ वार प्रिपरेशन टाइम पे ये टोटल 221 थे, जो पानी के नेचुरल बैरियर्स से प्रोटेक्टेड भी था। सोवियत प्रोपेगेंडा ने इसे मैजिनेट लाइन से भी स्ट्रॉन्ग बताया, लेकिन फिनिश हिस्टोरियंस ने कहा कि ये सिर्फ ट्रेंचेज और वुडन बंकर्स का नेटवर्क था और कुछ कंक्रीट के भी। वार शुरू हो चुका था। वार स्टार्ट हुआ कैरोलिन इस्थमस में मैनरहीम लाइन के पास। सोवियत की संख्या बहुत ज्यादा थी। स्टालिन ने लाखों सैनिक भेजे और फिनलैंड की साइड से लगभग आधे से भी कम था, लेकिन वो मैनरहीम लाइन क्रॉस नहीं कर पाए। मैनरहीम लाइन जो लैंड माइंस, बंकर्स और टैंक ट्रैप से भी भरी थी। सोवियत आर्मी ने 1000 बम्स पर माइल गिराए, लेकिन मैनरहीम लाइन पे 12 बार अटैक होने के बावजूद भी सोवियत इसे तोड़ नहीं पाए। फिनलैंड अपना दमखम दिखा रहा था। सोवियत यूनियन और वर्ल्ड ने कभी सोचा भी नहीं था कि फिनलैंड जैसा छोटा और न्यूली बिल्ड कंट्री इतनी बड़ी कंट्री को टक्कर दे सकता है। फिनलैंड जो टक्कर दे रहा था उसकी वजह थी उसकी स्नो में लड़ने के लिए ट्रेंड सोल्जर्स। फिनिश सोल्जर्स आइस स्केटिंग में एक्सपर्ट थे। फिनिश सोल्जर्स स्की पे चढ़ के सोवियत कन्वॉय को हिट और रन करते थे। पूरा सोवियत आर्मी स्नो में फंसा रहता और फिनिश सोल्जर्स घोस्ट की तरह आते और गायब हो जाते। वो 100 किलोमीटर पर डे कवर कर सकते थे और रशियन सोल्जर्स जो इसके लिए तैयार नहीं थे। फिनिश सोल्जर्स ने व्हाइट कैमोफ्लेज सूट्स पहने थे जो बर्फ में उनको ऑलमोस्ट इनविजिबल बना देते थे। इसका फायदा उठाकर उन्होंने सोवियत ट्रूप्स पर सरप्राइज अटैक्स किए और गुरिल्ला वारफेयर का पूरा यूज किया। उन्हें रशियन स्नो के भूत कहने लगे थे। दूसरी तरफ सोवियत सोल्जर्स ने डार्क ग्रीन यूनिफॉर्म्स पहनी थी जो बर्फ में दूर से दिख जाती थी। इस वजह से वो आसानी से फिनिश स्नाइपर्स का शिकार बन गए। व्हाइट डेथ के नाम से मशहूर सीमो हाया एक स्नाइपर था जिसने 505 कंफर्म्ड किल्स सिर्फ 100 दिन में किए थे। कुछ डाटा 700 का क्लेम करता है। वो स्कोप तक यूज नहीं करते थे, सिर्फ आयरन साइट्स यूज करते थे क्योंकि स्कोप से लाइट रिफ्लेक्ट न हो और एनिमी को पता न चले। एक बार सोवियत ने उसके ऊपर आर्टिलरी फायर गिराया, वो फिर भी जिंदा बचा। एक बार सोवियत ने स्पेशल स्नाइपर टीम भेजा उसे मारने, लेकिन सारे रशियन स्नाइपर खत्म हो गए, लेकिन व्हाइट डेथ सीमो हाया को नहीं मार पाए। फिर एक और कारण था, फिनलैंड आर्मी ने वार्म क्लोथ एंड प्रॉपर विंटर गियर पहन रखे थे। वहीं सोवियत यूनियन आर्मी एक्सट्रीम कोल्ड में प्रॉपर विंटर गियर न होने की वजह से 1.5 लाख सोल्जर्स फ्रॉस्ट बाइट से मर गए या डिसेबल्ड हो गए। फिर एक और टैक्टिक्स थी, मोटी टैक्टिक्स। सोवियत आर्मी को छोटी छोटी टुकड़ियों में तोड़ देना। फिनलैंड ने सोवियत आर्मी के बड़े बड़े ग्रुप्स को अलग अलग छोटी छोटी टुकड़ियों में डिवाइड किया, उनकी सप्लाई लाइंस तोड़ दी। रिजल्ट, थाउजेंड्स ऑफ सोवियत सोल्जर्स बिना खाना और बिना वार्म क्लोथ के मर गए। फिर एक और कारण था, वो कारण था मोलोटोव कॉकटेल बॉम्ब। सोवियत फाइटर्स जहां फिनलैंड पे बम गिराते और कहते थे हम फिनलैंड पर फूड बास्केट गिरा रहे हैं, फिनलैंड के आर्मी ने इसका जवाब दिया, ये लो तुम्हारे बास्केट्स वापस। जो मोलोटोव कॉकटेल पेट्रोल बोतल बम था और जो टैंक्स को जलाने का काम करता है, और इन्होंने इसे रशियन पॉलिटिशियन एंड स्टालिन का राइट हैंड के नाम पे रखा था, मोलोटोव और स्टालिन को ह्यूमिलेट करने के लिए। इधर वार कंटिन्यू था और स्टालिन फ्रस्ट्रेट हो रहा और इस वार के लिए सोवियत यूनियन को लीग ऑफ नेशन से भी बाहर निकाल दिया गया। स्टालिन एंड सोवियत यूनियन की इज्जत खराब हो रहा था। स्टालिन चाहता था इस वार को किसी भी कीमत पे जल्द से जल्द खत्म किया जाए, इसलिए वो आर्मी एंड आर्टिलरी कंटिन्यू भेज रहा था फिनलैंड के बॉर्डर, और वहीं फिनलैंड का आर्टिलरी एंड एमिनेशन खत्म हो रहा था। फिर भी फिनलैंड ने सोवियत यूनियन को जनवरी तक रोके रखा और इंटरनेशनल फ्रंट पे फिनलैंड की डिफेंस एंड कमांडर मैनरहीम की काफी तारीफ हो रही थी। फ्रांस एंड ब्रिटेन की तरफ से वादे किए जा रहे थे, हम फाइटर प्लेन भेजेंगे, हम टैंक देंगे, सोल्जर्स भेजेंगे, लेकिन कुछ पूरा नहीं किया जा रहा था। आर्टिलरी एंड एमिनेशन, गोली बारूद लगभग खत्म हो गया था। उसने स्वीडन, फ्रांस, ब्रिटेन से गुहार लगाया मदद की और इन देशों ने पब्लिक प्रेशर में आकर मदद के लिए राजी हो गए और एक जहाज के जरिए मदद भेजा, लेकिन तब तक देर हो गई थी क्योंकि इसी बीच फिनलैंड मॉस्को से शांति की बात करना चाहता था। 29 जनवरी 1940 में फिनिश कम्युनिस्ट हेला उलुजिकी ने स्वीडन में सोवियत एम्बेसडर एलेक्जेंड्रा कोलोनताई से चुपके से मुलाकात की और पीस टॉक्स के लिए मना लिया। फिनिश आर्मी थक चुकी थी सोवियत अटैक्स और हार्श विंटर की वजह से। वहीं सोवियत भी ज्यादा कैजुअलिटीज और पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट फेस कर रहे थे और उनको लग रहा था कि ब्रिटेन, फ्रांस इंटरफेयर कर सकते हैं इस वार में। फिर 12 फरवरी को फिनिश फॉरेन मिनिस्टर वैनो टैनर स्टॉकहोम गए और स्वीडन के थ्रू शांति की टर्म्स डिस्कस की। इधर जर्मनी और स्वीडन भी वार खत्म करवाना चाहते थे।
क्योंकि जर्मनी को स्वीडन के आयरन ओर फील्ड्स का टेंशन था। हिटलर भी चाहता था कि फिनलैंड सोवियत यूनियन के खिलाफ बफर जोन दे दे। फिर 19 फरवरी को स्वीडन के किंग गुस्ताव फिफ्थ ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि वो फिनिश आर्मी की मदद नहीं करेगा। और इसके बाद फिर 25 फरवरी को सोवियत ने अपनी पीस टर्म्स डिटेल में रखी और आखिरकार 3 महीने की लड़ाई के बाद 13 मार्च 1914 को पीस ट्रीटी हुआ। फिनलैंड को 11% जमीन देनी पड़ी और सारी कंडीशंस जो सोवियत यूनियन ने स्टार्टिंग में मांगा था फिनलैंड ने पूरा किया, लेकिन फिनलैंड की इंडिपेंडेंस बच गए। वहीं दूसरी तरफ वर्ल्ड को लग रहा था कि सोवियत यूनियन अब जब जीत रहा है तो फिनलैंड को पूरा कब्जा कर लेगा और सोवियत कमांडर्स भी वार कंटिन्यू करना चाहते थे क्योंकि वो अब प्रोग्रेस कर रहे थे। पर कम्युनिस्ट पार्टी और स्टालिन को लगा कि ये वार बहुत महंगा पड़ रहा है। उन्होंने सोचा कि फिनलैंड को बाद में रिवोल्यूशन के जरिए कैप्चर कर सकते हैं, इसलिए पीस ट्रीटी साइन करने का डिसीजन ले लिया। अगर बात करें फॉरेन सपोर्ट की तो सिर्फ वॉलंटियर के रूप में आए थे, जिसमें ब्रिटिश एक्टर क्रिस्टोफर ली भी शामिल थे, बट वो वार फील्ड में भाग नहीं ले पाए थे। लगभग 50 वॉलंटियर वार में मारे गए थे। और बाकी नंबर्स की बात करें तो फिनलैंड के लगभग 25,904 सोल्जर्स मारे गए थे या मिसिंग थे। 43,557 घायल हुए। 800 से 1100 सोल्जर्स को सोवियत ने पकड़ लिया और 20 से 30 टैंक्स और लगभग 62 एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो। वही नंबर्स में सोवियत यूनियन फिनलैंड से 4 से 5 गुना ज्यादा लॉस किए। लगभग 1,26,875 से लेकर के 1,67,976 सोल्जर्स मारे गए या मिसिंग थे। वहीं लगभग 1,88,671 से लेकर के 2,07,538 घायल या बीमार हुए। 5,572 फिनिश आर्मी ने पकड़ लिए और 1,200 से लेकर के 3,543 टैंक्स डिस्ट्रॉय भी हुए। लगभग 261 से 515 एयरक्राफ्ट भी मार गिराए गए। ये नंबर थे जो इस बार में या तो कैजुअलिटीज के रूप में या डिस्ट्रॉय हो गए थे। इस बार के बाद पूरे वेस्टर्न फ्रंट पे और वेस्टर्न वर्ल्ड में, यूरोप अमेरिका में ये लगने लगा कि रसिया एक बहुत ही कमजोर देश है डिफेंस के मामले में, क्योंकि जब फिनलैंड जैसा छोटा देश उसे टक्कर दे सकता है तो बिग आर्मी कंट्री उसे आसानी से हरा भी सकती है। और इसी सोच का परिणाम था कि हिटलर ने जर्मनी को एनेक्स करने का प्लान बनाया था वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे, जिसे ऑपरेशन बारबोसा के नाम से जाना गया है। हम ऑपरेशन बारबोसा के बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इसी वार मतलब विंटर वार के बाद रसिया अपनी गलतियों को रियलाइज किया और उसने अपने आप को उन गलतियों से सीख लेते हुए अपनी आर्मी को सुधारा एंड कोल्ड वेदर में एंड स्नो में लड़ने के लिए तैयार किया, जिसका फायदा उसे लड़ने में हुआ था। और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।